तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने अपना इकोनॉमिक्स का जो कोर्स था वो 7th चैप्टर पे आके छोड़ दिया था। 7th चैप्टर में हमने मतलब लगभग आधे से ज़्यादा चैप्टर हमने पढ़ लिया था, बट उसके बाद हम कंटिन्यू नहीं कर पाए थे क्योंकि लॉकडाउन लग गया था और ये सिचुएशंस थोड़ी सी चेंज हो गई थी। तो आज मैं क्या करूंगा, पहले मैं 7th चैप्टर को एक बार जितना हमने पढ़ा था उतना रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक क्या है कि हमारा फ्लो टूट चुका है पूरा। अगर मैं सीधा आगे पढ़ाना शुरू कर दूंगा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को समझ में ना आए। तो पहला काम हम क्या करेंगे, पहला काम हम ये करेंगे कि हमने जितना पढ़ा था हम एक बार उसको लिंक करेंगे दोबारा से, एक बार दोबारा से उसको हम लोग जो है रिवाइज करेंगे ताकि हमें आगे का टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। मैंने ये नोटिंग्स जो है एक बच्चे से लिए, ठीक है। आप ही में से किसी बच्चे से मैंने ये नोटिंग्स ले ली हैं और जो क्लास में मैंने नोटिंग्स करवाई थी अपने शब्दों में, ये वो नोटिंग्स है, ठीक है। तो यहाँ से हम रिवीजन करेंगे फटाफट से, उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। तो आप लोग भी अपनी जो है नोटिंग्स निकाल लेना, साथ साथ रीड करना, मेरे जो जो चीजें मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से रिवीजन करना, ठीक है। ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 7 था। इसका नाम क्या था भाई, चैप्टर का नाम क्या था, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको, एक मिनट। चैप्टर का नाम था एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंपोनेंट्स, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंपोनेंट्स। तो एक मिनट भाई यहाँ पे लिख देते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंपोनेंट्स, ठीक है जी। एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स या फिर कंपोनेंट्स, कॉन्सेप्ट्स। एग्रीगेट डिमांड और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो है डिस्कशन हमने इस चैप्टर में किया था। यहाँ पे सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ी थी, हमने एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन पढ़ी थी। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन आपके सामने देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप अपनी कॉपी में भी खोल लेना इस चीज को, ठीक है। तो साथ साथ देखते हैं भाई एक बार क्या क्या चीजें यहाँ पे हमने पढ़ी थी। भाई एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है, एग्रीगेट डिमांड मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हमने पढ़ा था कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which all the sectors of an economy are planning to buy, which all the sectors of economy are planning to buy। अब यहाँ पे all the sectors, यहाँ पे जब ये शब्द यूज हुए all the sectors, तो किन किन सेक्टर्स की बात चल रही है। तो भाई हर इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। कौन कौन से 4 सेक्टर होते हैं, तो हमने यहाँ पे नोटिंग में आगे लिखा भी था, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। हेयर सेक्टर मीन्स हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर, ठीक है। तो 4 सेक्टर होते हैं हमारे पास इकोनॉमी के अंदर, हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। तो ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पे हमने लिखी भी हुई है, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा से आपको ये रीड करवा देता हूँ भाई हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। देखो भाई ध्यान से, एग्रीगेट डिमांड मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। एग्रीगेट डिमांड मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स की बात चल रही है यहाँ पे, ध्यान देना। Which all the sectors of economy are planning to buy। all the sectors का यहाँ पे क्या मतलब है भाई, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। और यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है प्लानिंग टू बाय। क्या शब्द यूज हुआ है यहाँ पे, प्लानिंग टू बाय, मतलब एक्चुअली बाय नहीं कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं बाय करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने पढ़ा था विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट डेफिनेशन हमने पढ़ी थी एग्रीगेट डिमांड की, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है भाई, एग्रीगेट डिमांड मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए भाई डेफिनेशन। इसको हमने दूसरे शब्दों में भी समझा था, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि भाई इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एडी मीन्स एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। हमने पढ़ा था कि एडी मीन्स एग्रीगेट डिमांड मीन्स एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ये दोनों सेम चीजें होती हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं, ठीक है। तो एडी मीन्स एग्रीगेट एक्सपेंडिचर विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर विलिंग टू इंकर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। अब यहाँ पे भी एक शब्द यूज हुआ विलिंग। अब विल का मतलब तो क्या हुआ, प्लान ही तो हुआ, प्लानिंग।
विलिंग या प्लानिंग एक ही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब एडी मींस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि एग्रीगेट डिमांड ही एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहलाता है, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, ठीक है, दोनों सेम ही है। तो एग्रीगेट डिमांड मींस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर विलिंग टू इंकर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। तो एक निश्चित पीरियड के अंतर्गत जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर किया जाता है सारे सेक्टर्स के द्वारा एक इकोनॉमी के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, दोनों सेम चीजें। तो यहाँ पे हमने लिखा कि कंक्लूजन क्या निकला हमारा भाई, कंक्लूजन ये निकला कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो किसके बराबर है, किसके इक्वल है, तो भाई वो इक्वल है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने नोट कर रखी होंगी अपनी कॉपी में, ठीक है, नहीं भी कर रखी है तो भाई अब कर लेना, क्योंकि ये मैंने नोटिंग करवा रखी थी क्लास में। आगे देखो भाई ध्यान से, यहां पे जब हम एक्सपेंडिचर शब्द का यूज करते हैं तो क्या वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है, तो नहीं भाई, यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर की बात नहीं होती, यहाँ पे प्लान्ड एक्सपेंडिचर की बात होती है, एक्स एंटे एक्सपेंडिचर, ठीक है। हमने एक शब्द पढ़ा था एक्स एंटे, एक्स एंटे एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर को ही एक्स एंटे एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो भाई हेयर एक्सपेंडिचर मींस प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड नॉट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं है, ठीक है। तो ये बात हमने पढ़ी थी। यहाँ पे हमने पढ़ा कि भाई सेक्टर्स का मतलब क्या होता है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं भाई, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर, ठीक है। तो ये 4 सेक्टर्स की बात यहाँ पे हो रही है। आगे हमने यहाँ पे पढ़ा कि भाई एडी जो है ना वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, एडी इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, एडी इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट एज इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर नहीं किया जाता है, इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है। यहाँ पे डेफिनेशन देखो आप ध्यान से, डेफिनेशन में जो लास्ट यहाँ पे लाइन मैंने लिखी वो क्या लिखी, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर। जो एग्रीगेट डिमांड है वो एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान जो है उसको मेजर किया जाता है, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको मेजर किया जाता है, ना कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो इसका मतलब ये कैसा कॉन्सेप्ट हुआ, स्टॉक या फ्लो, तो भाई फ्लो कॉन्सेप्ट हुआ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं। आगे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि भाई एडी एंड मार्केट डिमांड आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। भाई एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। किस तरीके से अलग अलग चीजें हैं, तो भाई देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, एग्रीगेट डिमांड एंड मार्केट डिमांड आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एज एडी मीन्स प्लान्ड डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, वेयर एज मार्केट डिमांड मीन्स डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी। भाई जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं सभी की डिमांड को दर्शाती है, जबकि जो मार्केट डिमांड होती है वो एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी की डिमांड को जो है वो शो करती है। तो इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, एमसीक्यू में आ सकता है भाई ये, तो इसको अच्छे से पढ़ने। अब कुछ बच्चों के माइंड में ऐसा भी होगा कि पता नहीं एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है, ऐसा भी चल रहा होगा क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है, बट हो सकता है कि एग्जाम ना हो। अगर नहीं भी हुए तो ये सब पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आगे ही तो आपको एग्जाम देने हैं ना, इस साल नहीं दोगे अगले साल दोगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 12th के बाद तो एग्जाम देने हैं कि नहीं देने, कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, उसके बाद भी प्लान किया होगा लाइफ में आगे, तो पढ़ना तो पड़ेगा। अगर अभी नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने की आदत छूट गई तो आगे भी फिर वो जो है कंटिन्यू नहीं रहेगी, ठीक है। तो पढ़ना तो इसको पड़ेगा ही आपको। अब भाई आगे आ जाते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं भाई। ये लो जी, तो इतना सब पढ़ने के बाद, ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एक बार मैं इन सारी चीजों को दोबारा से डिस्कस कर लेता हूँ भाई। देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे पढ़ा एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन क्या है, तो भाई एग्रीगेट डिमांड मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज that all the sectors of an economy are planning to buy at a given level of income during a period of 1 accounting year, ठीक है। मुझे भी याद हो गया तो आपको भी मुझे लगता है याद हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमने आगे क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था कि अल्टरनेटिवली अगर कहा जाए तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के इक्वल ही है, दोनों सेम चीजें होती हैं, ठीक है। तो जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है वही एग्रीगेट डिमांड होती है, ठीक है। तो ये बात हमने पढ़ी थी। उसके बाद यहाँ पे हमने पढ़ा था कि सेक्टर्स का मतलब, सेक्टर्स में क्या क्या आएगा भाई, तो सेक्टर्स के अंदर 4 सेक्टर आएंगे। यहाँ पे कौन कौन से 4 सेक्टर आएंगे भाई, यहाँ पे फर्म्स आएंगी, हाउस होल्ड आएंगे, गवर्नमेंट सेक्टर आएगा और फॉरेन सेक्टर आएगा, चारों के चारों सेक्टर्स यहाँ पे आएंगे।
उसके बाद हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था कि एडी जो है वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था भाई, नेक्स्ट यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो एडी है और जो मार्केट डिमांड है उन दोनों में डिफरेंस होता है भाई, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एडी जो है वो सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को दर्शाता है, एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जबकि जो मार्केट डिमांड है वो एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी की डिमांड को दर्शाता है। तो इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है भाई, आपको अच्छे से इसको पढ़ना चाहिए। आगे देखते हैं भाई ध्यान से। नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो हमने पढ़े थे 4 कंपोनेंट होते हैं भाई एग्रीगेट डिमांड के अंदर। कितने कंपोनेंट होते हैं? 4 कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पे। तो भाई देखो, पहला कंपोनेंट यहाँ पे क्या था भाई, हाउस होल्ड या फिर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोल लो या फिर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो रीड करते हैं एक बार, फिर समझते हैं भाई क्या क्या चीजें यहाँ पे हमने पढ़ी थी, एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो देखते हैं भाई ध्यान से। यहाँ पे हमने लिखा था इट मीन्स टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। बस यहीं तक की बात को पहले पढ़ते हैं भाई। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? तो भाई इसमें हाउस होल्ड्स के द्वारा जितना भी खर्चा किया जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर एक साल के अंतर्गत, वो सारा का सारा खर्चा आएगा, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखी है, देखो मैं दोबारा रीड करता हूँ। इट मीन्स टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड या फिर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, एक ही बात है। तो भाई इसका मतलब हाउस होल्ड्स के द्वारा एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान जो टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जा रहा है वो यहाँ पे आएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? आगे पढ़ते हैं भाई। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द डिस्पोजेबल इनकम अवेलेबल टू द हाउस होल्ड्स। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो डायरेक्टली डिस्पोजेबल इनकम से लिंक्ड होता है। हायर द डिस्पोजेबल इनकम मोर विल बी द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड वाइस वर्सा। भाई जितना ज्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, सॉरी जितना ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी उतना ज्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। और जितना कम डिस्पोजेबल इनकम होगी उतना कम जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि भाई डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। तो भाई डिस्पोजेबल इनकम हमने पढ़ा भी था, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। डिस्पोजेबल इनकम जो है वो वह इनकम होती है जो कंजम्पशन या फिर सेविंग्स पे खर्च की जाती है। कंजम्पशन और सेविंग्स के लिए जो इनकम हमारे पास अवेलेबल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। इसमें से हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, कंजम्पशन पे खर्चा करेंगे या फिर सेविंग्स करेंगे। तो कंजम्पशन और सेविंग के लिए जो टोटल इनकम हमारे पास अवेलेबल होती है कंजम्पशन और सेविंग के लिए, वो जो इनकम है उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्पोजेबल इनकम बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि डिस्पोजेबल इनकम और एग्रीगेट डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी तो एग्रीगेट डिमांड भी ज्यादा होगी, कम डिस्पोजेबल इनकम होगी तो एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी। एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। यहां से था, ये रहा भाई। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द डिस्पोजेबल इनकम अवेलेबल टू द हाउस होल्ड्स। हायर द डिस्पोजेबल इनकम मोर विल बी द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड वाइस वर्सा, ठीक है। हियर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मींस एक्स एंटे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहाँ पे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात हम बार बार कर रहे हैं वो कैसे वाला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है? क्या वो एक्चुअल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है? तो नहीं भाई, वो प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। शुरू से हम यही पढ़ रहे हैं, प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ही एक्स एंटे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो भाई ये था हमारा फर्स्ट कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड का। एक बार मैं दोबारा से देखो बता देता हूं इसको। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है हमारा? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या फिर इसको प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। इसको ना सी से डिनोट किया जाता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सी, ठीक है। इसको सी से डिनोट किया जाता है। तो भाई इसमें हमने क्या पढ़ा? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा एग्रीगेट डिमांड का, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? तो भाई इसमें हाउस होल्ड्स के द्वारा एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान जितना भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे खर्चा किया जाता है वो सारा आएगा, ठीक है। दोबारा बोलता हूं मैं, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हाउस होल्ड्स के द्वारा एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान जितना भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जाता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज पे, वो सारा का सारा यहाँ पे आएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? नेक्स्ट हमने आगे यहाँ पे क्या पढ़ा? हमने आगे यहाँ पे ये पढ़ा कि ये जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है ये डिस्पोजेबल इनकम से डायरेक्टली लिंक्ड होता है।
अगर डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होगा। भाई डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो कंजम्पशन और सेविंग्स के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो डिस्पोजेबल इनकम इज द इनकम अवेलेबल टू द हाउस होल्ड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग्स, ऐसे लिख भी सकते हो आप लोग, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम मीन्स द इनकम अवेलेबल टू द हाउस होल्ड्स फॉर कंजम्पशन एंड सेविंग्स। तो अगर डेफिनेशन वगैरह लिखने की जरूरत पड़े तो डिस्पोजेबल इनकम की डेफिनेशन इस तरीके से बना के भी लिखी जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जिसकी बार बार, वो प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, मतलब वो एक्स एंटे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वो एक्चुअल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट था एग्रीगेट डिमांड का। बढ़ते हैं आगे भाई सेकंड कंपोनेंट की तरफ, जो कि है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको आई से डिनोट किया जाता है भाई। तो रीड कर लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं भाई क्या क्या चीजें यहाँ पे हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था इट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट फर्म्स ऑन परचेज ऑफ कैपिटल स्टॉक एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स चेंज इन स्टॉक। तो भाई बड़ा सिंपल है, फर्म्स के द्वारा जो कैपिटल स्टॉक पे खर्चा किया जाता है, कैपिटल स्टॉक की परचेज पे खर्चा किया जाता है, वो सारा यहाँ पे आएगा। कैपिटल स्टॉक क्या होता है भाई? कैपिटल स्टॉक मींस फिक्स्ड एसेट्स, सिंपल सी बात है। कैपिटल स्टॉक का मतलब, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं भाई, कैपिटल स्टॉक का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स। कैपिटल स्टॉक मींस फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो कैपिटल स्टॉक का मतलब हमारे पास क्या होगा भाई? कैपिटल स्टॉक का मतलब हमारे पास होगा यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स। तो फर्म्स के द्वारा, प्राइवेट फर्म्स के द्वारा जो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, मतलब जो कैपिटल स्टॉक के ऊपर खर्चा किया जाता है, वो सारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड होगा। साथ ही साथ यहाँ पे चेंज इन स्टॉक भी इंक्लूड होगा भाई, देखना ध्यान से, हमने लिखा था चेंज इन स्टॉक भी यहाँ पे इंक्लूड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं, प्राइवेट फर्म्स के द्वारा जो कैपिटल स्टॉक पे खर्चा किया जाता है वो आएगा, साथ ही साथ चेंज इन स्टॉक भी आएगा, बस ये दो चीजें आएंगी यहाँ पे। आगे हमने यहाँ पे पढ़ा था हेयर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज इन्वेस्टमेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ इनकम। जो इन्वेस्टमेंट है वो लेवल ऑफ इनकम से इन्फ्लुएंस नहीं होती है, मतलब इनकम चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो चाहे जीरो हो, इन्वेस्टमेंट जितनी है उतनी ही रहेगी, वो फिक्स्ड रहेगी, ठीक है। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मीन्स द इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मीन्स द इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम। तो इसका मतलब यहाँ पे लेवल ऑफ इनकम का कोई भी रोल नहीं है हमारे पास, इनकम ज्यादा हो कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टमेंट जितनी है उतनी ही रहेगी, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी उतनी ही इन्वेस्टमेंट होगी जितनी बाकी जो है अदर लेवल ऑफ इनकम पे होगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मतलब ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब इनकम चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो उससे फर्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड रहेगी, जितनी है उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे हमने पढ़ी थी। दोबारा से एक बार मैं सेकंड वाले कंपोनेंट को बता देता हूँ भाई क्या चीज है यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है हमारा सेकंड कंपोनेंट हमने यहाँ पे पढ़ा, इसको आई से डिनोट किया जाता है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? तो भाई प्राइवेट फर्म्स के द्वारा जो कैपिटल स्टॉक पे खर्चा किया जाता है, कैपिटल स्टॉक की परचेज पे, वो यहाँ पे आएगा। साथ ही साथ यहाँ पे चेंज इन स्टॉक भी आएगा। तो ये दो चीजें यहाँ पे कवर होंगी। अगली बात, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मतलब ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है भाई? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो कि इनकम लेवल से इन्फ्लुएंस नहीं होती, मतलब इनकम ज्यादा हो या कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टमेंट जितनी है उतनी ही रहेगी, फिक्स्ड है एक तरीके से, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड कंपोनेंट। आगे बढ़ते हैं भाई थर्ड कंपोनेंट की तरफ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो भाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है देख लो एक बार भाई। इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो भाई गवर्नमेंट तो देखो दो तरह की चीजों पे खर्चा करती है। गवर्नमेंट है ना, कंजम्पशन गुड्स पे भी खर्चा करती है और कैपिटल गुड्स पे भी खर्चा करती है। मतलब एक तरीके से फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट का मिक्सचर है ये। फर्स्ट कंपोनेंट में देखो क्या होता था, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या होता था, जो हाउस होल्ड होते थे वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन पे खर्चा करते थे, ठीक है, मतलब वो कंज्यूमर गुड्स पे खर्चा करते थे। जबकि सेकंड कंपोनेंट जो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें क्या हो रहा है भाई, उसमें कैपिटल स्टॉक पे खर्चा कर रही है फर्म्स, प्राइवेट फर्म्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ये दोनों काम करती है। गवर्नमेंट जैसे हाउस होल्ड्स कंज्यूमर गुड्स पे खर्चा करते हैं वो वाला खर्चा भी करती है, और गवर्नमेंट जैसे प्राइवेट फर्म्स कैपिटल स्टॉक की परचेज पे खर्चा करती है, गवर्नमेंट वो भी करती है। तो गवर्नमेंट दोनों तरह के खर्चे गवर्नमेंट जो है वो इंकर करती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स।
दैट इज गवर्नमेंट मेड एक्सपेंडिचर ऑन बोथ कंज्यूमेबल आइटम्स एज वेल एज इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो गवर्नमेंट कंज्यूमेबल आइटम्स पे भी खर्चा करती है, कंज्यूमर गुड्स पे भी खर्चा करती है मतलब, और गवर्नमेंट कैपिटल स्टॉक यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है। गवर्नमेंट दोनों तरह के खर्चे करती है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड ऑन लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा। तो भाई यहां पे हमने पढ़ा कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो किन किन चीजों पे करती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है, एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो किस तरीके से करती है गवर्नमेंट। तो भाई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड ऑन रोड्स, ब्रिजेस, पावर प्लांट्स एक्सेट्रा। तो जो रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, पावर प्लांट्स हैं, इन सब चीजों पे जब गवर्नमेंट खर्चा करती है तो ये एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। कैपिटल स्टॉक पे खर्चा कर रही है गवर्नमेंट अपना, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स क्रिएट कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से भाई ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे हमने पढ़ी थी। तो ये था हमारा थर्ड वाला कंपोनेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको जी से डिनोट किया जाता है। एक बार मैं दोबारा से आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ भाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या आता है। भाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट के द्वारा जितना भी खर्चा किया जाता है कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स पे, वो सारा आता है। कंज्यूमर गुड्स पे गवर्नमेंट किस तरीके से खर्चा करती है, तो भाई यहाँ पे हमने काफी सारे एग्जांपल्स लिए। गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के लिए जो है कंज्यूमर गुड्स पे खर्चा करती है, गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए कंज्यूमेबल आइटम्स पे खर्चा करती है, गवर्नमेंट एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए जो है खर्चा करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के कुछ एग्जांपल्स हमने लिए कि भाई गवर्नमेंट रोड्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, पावर प्लांट्स वगैरह का निर्माण करती है। तो ये सब चीजें, ये सब जो खर्चे हैं, इनसे फिक्स एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं गवर्नमेंट के, देश के फिक्स एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ये जो खर्चे हैं ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएंगे गवर्नमेंट के, ठीक है। तो गवर्नमेंट दो तरह का खर्चा करती है भाई, गवर्नमेंट कंज्यूमर गुड्स पे भी करेगी और कैपिटल गुड्स पे भी खर्चा करेगी। और लास्ट कंपोनेंट हमारा क्या आता है भाई, नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है भाई एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो एक बार देखो दोबारा से मैं यहाँ पे रीड कर लेता हूं बातों को। एक्सपोर्ट मीन्स द डिमांड फॉर गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के द्वारा हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में बने हुए माल की जब डिमांड की जाती है तो उसको एक्सपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। एक्सपोर्ट माने निर्यात, जब इंडिया से माल बाहर भेजा जाएगा तो एक्सपोर्ट होगा वो, ठीक है। तो एक्सपोर्ट मीन्स द डिमांड फॉर गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। दूसरे देशों के द्वारा जब मांग की जाएगी हमारे देश में बने हुए माल की तो उसको एक्सपोर्ट कहा जाएगा। इंपोर्ट मीन्स द डिमांड फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड अब्रॉड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। तो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा जब अब्रॉड में बने हुए माल की डिमांड की जाएगी तो उसको इंपोर्ट कहा जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज ट्रीटेड एज नेट एक्सपोर्ट्स। तो भाई इन दोनों में जो डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, उसको क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। एक्सपोर्ट को हम कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इंपोर्ट को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेट एक्सपोर्ट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एक्स माइनस एम, ठीक है। तो ये हमारा नेट एक्सपोर्ट्स को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है भाई एक तरीके से। तो चार कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे पढ़े थे एग्रीगेट डिमांड के, और यहाँ पे देखो भाई इस तरीके से इक्वेशन बन के हमारे सामने आ गई थी। हमने पढ़ा था कि एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। देखो यही चीजें यहाँ पे लिखी हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। तो चार कंपोनेंट है। सी मीन्स हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। आई मीन्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्स माइनस एम मीन्स नेट एक्सपोर्ट। तो ये चार कंपोनेंट्स हैं हमारे एग्रीगेट डिमांड के, जो कि हमने पढ़े थे। अब भाई आगे बढ़ते हैं। तो भाई आगे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने एक शेड्यूल बनाया था इस तरीके से, आपकी बुक में गिवन था, मैंने समझाया था आपको ये। तो एक बार दोबारा से इसको गो थ्रू कर लेते हैं। काफी सारी बातें हमने इस शेड्यूल के थ्रू जो है समझी थी। नीचे नोटिंग भी देखो बहुत सारी की हुई है हमने, नेक्स्ट पेज पे भी काफी सारी नोटिंग है। फिर हमने एक ग्राफ बनाया था इस तरीके से, और उस ग्राफ को भी हमने जो है थोड़ा सा एनालाइज किया था। तो भाई देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी। देखो भाई ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे हमने चार कॉलम्स बना रखे हैं। देखो चार कॉलम है यहाँ पे। फर्स्ट कॉलम यहाँ पे जो है उसमें इनकम को रिप्रेजेंट किया गया है, इनकम को। सेकंड वाले कंपोनेंट में हमने जो है कंजम्पशन को रिप्रेजेंट किया है। देन हमने इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट किया है। उसको थोड़ा मैं बड़ा करके दिखा देता हूं आपको। चलो, तो इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एडी, तो इस तरीके से चार हमारे पास जो है यहाँ पे आपको कॉलम्स दिख जाएंगे।
तो सबसे पहले इनकम वाले कॉलम की बात करते हैं। देखो इनकम वाले कॉलम में सबसे पहले हमारी इनकम 0 थी, देन 100 करोड़ हुई, देन 200 करोड़ हुई, देन 300 करोड़ हुई, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 600 करोड़ तक पहुंच गई। तो इनकम जो है वो लगातार बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। और जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे देखो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है। पहले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जब 0 इनकम थी तब कितना था, 40 करोड़ था। अब हमने यहाँ पे ये पढ़ा था कि 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी क्या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो सकता है क्या? तो हाँ भाई, 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो सकता है, क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए तो लोग कंजम्पशन करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ खर्चा तो करना ही पड़ेगा ना। तो वही हमारा जो है यहाँ पे जो है ये 40 करोड़ के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, और इसको कहा जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मींस द एक्सपेंडिचर व्हिच इज इंकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ सर्वाइवल एट 0 लेवल ऑफ इनकम। इसका मतलब इनकम का लेवल अगर 0 भी होगा तो भी मैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंकर कर रहा हूं। तो वो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको मैं क्या बोलूंगा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलूंगा, जो कि सर्वाइवल के लिए इंकर किया गया है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हमने यहाँ पे पढ़ ली थी। तो भाई आगे देखते हैं ध्यान से। आगे यहाँ पे देखो भाई, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है ना वैसे वैसे देखो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे इनकम में इंक्रीज आ रहा है वैसे वैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में भी इंक्रीज आ रहा है। बट क्या सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज आ रहा है? क्या सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज आ रहा है? देखो इनकम कितनी बढ़ रही है यहाँ पे 100 करोड़, लेकिन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, 80 करोड़, मतलब थोड़ा सा कम बढ़ा। अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमेशा इंक्रीज इन इनकम से कम प्रपोर्शन में क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि भाई कुछ कुछ अमाउंट सेव भी तो कर लिया जाता है ना हाउस होल्ड्स के द्वारा। तो ये वजह है कि यहाँ पे क्या है, जितना इंक्रीज इनकम में आएगा उतना इंक्रीज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, ठीक है, उससे थोड़ा कम ही आएगा, क्योंकि कुछ पार्ट जो है वो सेव भी कर लिया जाएगा इनकम का। तो भाई इस तरीके से ये सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी थी। आगे देखो भाई, यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट भी हमको गिवन है। यहाँ पे 1 मिनट रुकेंगे भाई, ये चलो जी। तो यहाँ पे देखो भाई इन्वेस्टमेंट गिवन है हमको, ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट तो देखो भाई फिक्स्ड है, 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ है, 100 करोड़ की लेवल ऑफ इनकम पे भी इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ है, 600 करोड़ की इनकम पे भी जो इन्वेस्टमेंट है वो 20 करोड़ है। इट मींस हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, मतलब वो जो है लेवल ऑफ इनकम से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मींस द इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, जो कि लेवल ऑफ इनकम से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ऑटोनॉमस है। और यहाँ पे एडी जो है वो क्या आ रहा है भाई, एडी हमारा C+I। अब भाई यहाँ पे एक बात समझना ध्यान से, अभी अभी हमने 4 कंपोनेंट पढ़े एडी के। हमने पढ़ा C+I+G+X-M। C मीन्स हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I मीन्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड X-M मीन्स नेट एक्सपोर्ट्स। लेकिन यहाँ पे तो हमने एडी के अंदर 2 ही कंपोनेंट लिए, C+I, हमने G और X-M तो लिया ही नहीं। अब ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी स्टडी जो है 12th क्लास के अंदर वो सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी तक रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब जितना भी डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं ये सारा का सारा 2 सेक्टर इकोनॉमी से रिलेटेड है। 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर जो है सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर होगा और फर्म्स होंगी, प्राइवेट फर्म्स होंगी। तो इसका मतलब यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं होगा, यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट भी नहीं होगा, क्योंकि फॉरेन सेक्टर ही नहीं होगा यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे एडी का मतलब C+I ही रहेगा, यहाँ पे G नहीं आएगा, X-M भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा 12th क्लास के अंदर जो डिस्कशन है वो सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी तक रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है जी। अब आगे देखो भाई ध्यान से, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एडी भी बढ़ेगा। इनकम और एडी में भी डायरेक्ट रिलेशन है, इनकम बढ़ेगी एडी भी बढ़ेगा, ठीक है, दोनों में जो है डायरेक्ट रिलेशन है। अब नीचे कुछ कंक्लूजन्स लिखे हैं शेड्यूल से रिलेटेड। ये शेड्यूल हमने रीड कर लिया है, इससे रिलेटेड बहुत सारे कंक्लूजन्स थे, उनको एक एक करके हम रीड करते हैं भाई। देखो ध्यान से, फर्स्ट वाला पॉइंट क्या था भाई हमारा, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। भाई इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशन होता है। दैट इज इफ इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। भाई इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इनकम घटेगी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर घटेगा, सिंपल, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैव पॉजिटिव रिलेशन, increase in consumption expenditure is proportionately lower
देन इंक्रीज इन इनकम बिकॉज सम पार्ट ऑफ इनकम इज सेव्ड ऑल्सो। भाई इस बात के बावजूद के इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट रिलेशन होता है, मतलब इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, इनकम घटेगी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी घटेगा। इस बात के बावजूद जो इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो प्रोपोर्शनेटली थोड़ा कम ही होता है इंक्रीज इन इनकम से। क्यों भाई? क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ इनकम सेव भी तो किया जाएगा ना। तो यही बात यहाँ पे लिखिए कि भाई इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैव पॉजिटिव रिलेशन, increase in consumption expenditure is proportionately lower than the increase in income because some part of income is saved also। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं भाई ये वाली बात भी आपको दोबारा से रिकॉल हो गई होगी। आगे देखो भाई, थर्ड पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर विल बी सम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दिस इज ड्यू टू द नीड ऑफ सर्वाइवल। भाई जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो हमने इंकर किया। देखो इस शेड्यूल के अंदर जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी हमने 40 करोड़ का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंकर किया। तो ये वाला जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये क्यों किया गया? क्योंकि भाई सर्वाइवल करना था ना। ठीक है, इनकम नहीं भी है तो जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो करना पड़ेगा सर्वाइवल के लिए, तो ये वही वाला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। सो दिस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो भाई ये वाला जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इसको क्या बोलेंगे? ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलेंगे। एंड इट इज डिनोटेड बाय सी बार। भाई इसको सी बार से डिनोट किया जाता है। ठीक है, सी बार से डिनोट किया जाता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं भाई, फोर्थ पॉइंट में क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं हमारे पास। द इन्वेस्टमेंट डिस्कस्ड हेयर इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। भाई यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का डिस्कशन हमने किया वो किस तरह की इन्वेस्टमेंट है भाई? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। बिकॉज इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम, क्योंकि ये लेवल ऑफ इनकम से इन्फ्लुएंस नहीं हो रही है। ठीक है, सिंपल है एकदम। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड एडी। भाई ये बात भी हमने अभी अभी देखी कि भाई इनकम और एग्रीगेट डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन है, इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। एज इनकम इंक्रीजेज एडी ऑल्सो इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। इनकम बढ़ेगी एडी बढ़ेगा, इनकम घटेगी एडी घटेगा। ठीक है, आगे हमने पढ़ा चेंज इन एडी इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जितना चेंज एडी में आ रहा है ना उतना ही चेंज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ रहा है। देखो शेड्यूल के अंदर दिखाता हूं मैं, ये देखो भाई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कितना कितना चेंज आ रहा है भाई, 80 करोड़ का चेंज आ रहा है। पहले 40 करोड़ का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, ध्यान से देखना, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे 40 करोड़ का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, फिर 120 करोड़ का हो गया 100 करोड़ के लेवल ऑफ इनकम पे। तो मतलब 80 करोड़ का इंक्रीज आया, फिर दोबारा 80 करोड़ का इंक्रीज आया, 120 से 200 करोड़ हो गया, फिर दोबारा 80 करोड़ का इंक्रीज आया। ऐसे ही देखो एडी में भी देखो, पहले 80 करोड़ का इंक्रीज आया, फिर दोबारा 80 करोड़ का इंक्रीज आया, फिर दोबारा 80 करोड़ का इंक्रीज आया। इट मींस जितना चेंज हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में होगा उतना ही चेंज हमारा एडी में भी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एडी में देखो क्या क्या कंपोनेंट है, एडी में सी है और आई है, और आई तो जो है वो तो फिक्स्ड रहेगा। देखो आई तो फिक्स्ड रहेगा, तो चेंज जब आएगा एडी में तो किस वजह से आएगा? सी में चेंज आने की वजह से ही तो आएगा। तो जब सी में चेंज आएगा तो एडी में भी उतना ही चेंज आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू चेंज इन एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू चेंज इन एग्रीगेट डिमांड। तो ये वाली सारी बात भी यहाँ पे हमने पढ़ ली थी भाई, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमने लिखे थे यहाँ पे। उसके बाद हमने एक ग्राफ यहाँ पे पढ़ा था, ये ग्राफ आप एक बार दोबारा देख लेना भाई, अगर ना समझ में आए तो बता देना, मैं इसको अब दोबारा से डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। देखो भाई एक्स एक्सिस पे हमने इनकम को यहाँ पे डिनोट किया हुआ था, इनकम लिखी हुई थी एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे हमने एडी लिखा हुआ था, एडी को रिप्रेजेंट किया था वाई एक्सिस पे। उसके बाद यहाँ पे एक ये डॉटेड लाइन बन रही है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर था आई, जो कि फिक्स्ड रहता है भाई, इसीलिए ये एक्स के पैरेलल है। ठीक है, इनकम के पैरेलल है ये। ठीक है ना, इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा नहीं, वो जितना है वो उतना ही रहेगा, इसलिए वो एक पैरेलल लाइन है, एक्स एक्सिस के ऊपर पैरेलल लाइन जा रही है वो। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से एक डॉटेड लाइन जा रही है, ये वाली, ये क्या है भाई? ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये हमारा। उसके ऊपर एक लाइन जा रही है, ये क्या है भाई? ये है एडी, एग्रीगेट डिमांड। अब ये सी और एडी में जो डिफरेंस है वो क्या है भाई? ये डिफरेंस क्या है भाई? ये डिफरेंस है आई, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं भाई। ये हमारा ऑरिजिन है, मतलब जीरो लेवल ऑफ इनकम है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा इस पॉइंट पे, एस वाले पॉइंट पे, ओ एस की बात कर रहा हूं मैं, यहां से लेके यहां तक की बात कर रहा हूं मैं। तो ये वाला जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा होगा जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, इसको क्या बोलेंगे भाई? ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी बार से डिनोट करेंगे इसको। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे हमने लिखी हुई हैं।
और नीचे जो है हमने इसी से रिलेटेड कुछ नोटिंग्स की थी, तो भाई देख लेते हैं एक बार। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इनकम। भाई हमने अभी अभी पढ़ा कि इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशन होता है, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इसीलिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का कर्व जो है ना वो अपवर्ड स्लोपिंग है। देखो उसकी स्लोप अपवर्ड है, ठीक है, ऊपर की तरफ है, अपवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी यहाँ पे वैसे वैसे यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, ठीक है, इस तरीके से। आगे हमने लिखा एट जीरो लेवल ऑफ इनकम एडी इक्वल्स टू सी बार प्लस आई। सी बार का मतलब क्या है भाई? सी बार का मतलब है यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन। भाई जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो हमारी कंजम्पशन होगी वो कैसी वाली कंजम्पशन होगी? ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगी। इट मींस सी बार यहाँ पे हमारी कंजम्पशन को हम बोलेंगे। तो एडी जो है उस लेवल पे क्या हो जाएगा? सी बार प्लस आई हो जाएगा। वैसे नॉर्मली एडी क्या होता है? सी प्लस आई, लेकिन जीरो लेवल ऑफ इनकम पे एडी इक्वल्स टू क्या होगा? सी बार प्लस आई, ठीक है। ये सारी चीजें बुक में नहीं लिखी थी इस तरीके से, ये मैंने शॉर्ट में अपने तरीके से जो है सिंपल वे में नोटिंग करवा के दी थी। आगे देखो भाई, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं था यार, ये एक्स एक्सिस था, ये नोटिंग गलत कर रखी नालायक। पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इन्वेस्टमेंट कर्व हमारा पैरेलल है भाई एक्स एक्सिस के। देखो ये इन्वेस्टमेंट कर्व था, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है हमारा ये वाला कर्व, ठीक है। तो मैंने कर्व गंदा कर दिया एकदम। तो आगे हमने पढ़ा बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम, क्योंकि ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, ये लेवल ऑफ इनकम से इन्फ्लुएंस नहीं होता। इनकम चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, इन्वेस्टमेंट जितनी है उतनी ही रहेगी, ज्यों की त्यों रहेगी वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था एडी कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग बिकॉज देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एडी एंड इनकम। भाई एडी कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि इनकम में और एडी में भी डायरेक्ट रिलेशन है। देखो ध्यान से, ये एडी कर्व है, ये अपवर्ड स्लोपिंग है। क्यों? क्योंकि भाई इनकम बढ़ेगी तो एडी बढ़ेगा। देखो यहाँ पे इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी यहाँ पे वैसे वैसे यहाँ पे एडी भी देखो क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट रिलेशन की वजह से हो रहा है ऐसा, इनकम और एडी में डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये था हमारा एग्रीगेट डिमांड का पूरा डिस्कशन, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया था। फिर हमने एग्रीगेट सप्लाई का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें कुछ ज्यादा चीजें नहीं थी, फटाफट से खत्म हो जाएगा भाई। देखो ध्यान से, एग्रीगेट सप्लाई में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई की। भाई डिमांड किसके द्वारा की जाती है? डिमांड में हमने पढ़ा था डिमांड की जाएगी किसके द्वारा? ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के द्वारा डिमांड की जाएगी, ठीक है। किस चीज की डिमांड की जाएगी? भाई फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की जाएगी। अब यहाँ पे सप्लाई में देखते हैं भाई सप्लाई में क्या चीज है। तो देखो भाई ध्यान से, एग्रीगेट सप्लाई मींस टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यहां तक की बात तो सेम है, दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी। अब वहां पे क्या था? डिमांड की जा रही थी ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के द्वारा, ठीक है। देखो मैं दोबारा से एक बार दिखाता हूं आपको, ये देखो यहां पे हमने पढ़ा था विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय, जबकि यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं भाई एग्रीगेट सप्लाई के अंदर? यहां पे हम पढ़ रहे हैं विच प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर की बात चल रही है सर, विच प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई में सिर्फ प्रोड्यूसर्स की बात हो रही है यहाँ पे, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो aggregate supply means total value of final goods and services that producers are willing to supply. Willing means planning, willing means planning to supply, ठीक है। तो बात को समझना, यहाँ पे एक्चुअल सप्लाई की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे प्लान्ड सप्लाई की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आगे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि भाई जो एग्रीगेट सप्लाई है वो नेशनल इनकम के इक्वल होता है, मतलब ये दोनों सेम चीजें हैं, एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम दोनों सेम चीजें हैं। पेपर में 3 नंबर में आ सकता है, हाउ एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम आर सेम, या फिर एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है वेदर एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम आर सेम और नॉट, ट्रू और फॉल्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या एक्सप्लेन करो दोनों सेम चीजें हैं कि अलग अलग हैं, बताओ। तो भाई दोनों सेम चीजें होती है। किस तरीके से सेम होती है भाई? यहाँ पे हमने 4 पॉइंट में इसको कवर किया था, देखो भाई ध्यान से। पॉइंट नंबर 1 हमने यहाँ पे लिखा था कि भाई एग्रीगेट सप्लाई मींस टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट इन एन इकोनॉमी। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब जो फाइनल आउटपुट होता है ना इकोनॉमी के अंदर, फाइनल आउटपुट जो निकलता है कि इकोनॉमी के अंदर, उसकी जो टोटल वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। एग्रीगेट सप्लाई मींस टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट इन एन इकोनॉमी। तो यहां तक की बात हो गई। सेकेंड पॉइंट में हमने पढ़ा दिस टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। भाई ये जो टोटल वैल्यू है फाइनल आउटपुट की, इसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं
इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं हमारे? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने आपको यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एग्जांपल लेके समझाया था, ठीक है, तो वो माइंड में रखना अपने। मैं दोबारा अभी इतना टाइम नहीं लगा सकता हूँ, ये रिवीजन चल रही है ना। फिर भी अगर किसी बच्चे को भूल गया हो, समझ ना आया हो, तो भाई मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे देखो भाई ध्यान से, if these factor payments are summed up as both domestic as नहीं एट था यार नालायक। if these factor payments are summed up at both domestic and national level then national income will be arrived। तो national income आ जाएगी भाई। तो मतलब ये जो फैक्टर इनकम है, अगर मैं डोमेस्टिक और नेशनल लेवल पे इसको एड अप कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम आ जाएगी। हेंस ए इज इक्वल टू नेशनल इनकम। इस तरीके से जो एग्रीगेट सप्लाई है वो नेशनल इनकम के इक्वल होता है। तो अगर पेपर में 3 नंबर में आता है कि बताओ भाई एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के इक्वल किस तरीके से होता है, तो हम ये 4 पॉइंट लिखने हैं वहां पे, ठीक है, सिंपल है एकदम, कुछ भी नहीं है। आगे देखो भाई, एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स की बात की थी हमने, कुछ यहाँ पे खास तो नहीं था। यहाँ पे 2 चीजें होती है हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स में, एक तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा और एक सेविंग्स होगी, ठीक है। तो यही 2 चीजें हमने यहाँ पे लिखी है भाई। देखो यहाँ से, द नेशनल इनकम इज आइदर स्पेंट ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और सेव्ड। भाई नेशनल इनकम को या तो हम खर्चे करने पे उड़ा देते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे खर्च कर देते हैं, या फिर हम सेव कर लेते हैं उसमें से कुछ पोर्शन। तो हेंस y means national income, y means national income, y equals to as, ये तो हमने पढ़ ही लिया था कि y equals to as होगा, एग्रीगेट सप्लाई होगा, एंड as equals to क्या हो जाएगा? c प्लस i हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि as equals to c प्लस s तो होगा ही होगा, y equals to भी क्या होगा? c प्लस s होगा। तो नेशनल इनकम भी c प्लस s होती है हमारी, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। और जो एग्रीगेट सप्लाई है वो भी इस तरीके से हमारा कंजम्पशन प्लस सेविंग्स के इक्वल ही होगा, क्योंकि एस और वाई दोनों सेम चीजें होती हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब आगे हमने यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था कि भाई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब यहाँ पे ये सारा का सारा डिस्कशन बहुत ज्यादा था, एक काम करते हैं मैं अभी इतना ही डिस्कस करता हूँ, ठीक है, कितनी देर की, क्योंकि ज्यादा थ्योरी पढ़ेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। 40 मिनट के अराउंड अपनी क्लास हो गई है, ठीक है। तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लूंगा इसको, ठीक है, धीरे धीरे करके करते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा लेकिन समझ में आएंगी बातें। तो इतना एक बार भाई नोट नहीं किया अगर तो नोट कर लो, मेरे से पीडीएफ मांग लेना, मैं दे दूंगा अगर किसी के पास नहीं है ये वाली पीडीएफ, ठीक है, ये जो नोटिंग्स कराई थी मैंने, और अच्छे से नोट कर लो इन सारी चीजों को, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में इसको कवर अप करके पूरा कंप्लीट कर देंगे। और फिर जो थोड़ा बहुत, ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया था वैसे हमारा, ठीक है, थोड़ा बहुत बचा हुआ था तो उसको कंप्लीट करके चैप्टर अब जो है कवर अप कर देंगे इस वीक के अंदर अंदर, ठीक है। पढ़ाई अच्छे से कर लेना, रिवीजन अच्छे से कर लेना, ठीक है। हो सकता है एग्जाम हो जाए, ज्यादातर चांसेस एग्जाम होने के हैं, ठीक है, पोस्टपोन हुए हैं, थोड़ा लेट होंगे बट होंगे जरूर, ठीक है। तो ज्यादातर चांसेस एग्जाम होने के हैं, बट फिर भी हो सकता है कि ना हो, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि आगे भी तो पढ़ना है भाई, 12th के बाद भी तो पढ़ना है ना। तो ये सब चीजें नहीं आती होंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ये बेस है सारा, ठीक है। तो इस वजह से इसको पढ़ना जरूरी है, नहीं तो आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो 12th तक का बेस आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो पढ़ लो भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।